हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका। आज हम लोग डिस्कस करने वाले पीटी 365 जो कि हमारी ज्योग्राफी की है। तो ये मैं जीएस स्कोर के मैगजीन से यहाँ पे मैं आपके साथ डील करूँगी। तो काफ़ी टॉपिक कंप्लीट हो चुकी है, 5 लेसन इसमें आ चुकी है। ये हमारी 6th लेसन है। तो अगर आप लोग प्रीवियस लेसन नहीं देखे हो तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में आकर देखिए, ठीक है। क्योंकि सारे लेसन आप लोग को मिल जाएगी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 27 डेज से। और सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे साइक्लोन इदाई के बारे में, क्योंकि आप लोग को पता है कि साइक्लोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है इस बार। क्योंकि बैक टू बैक 2019 से 2020 में आप देखोगे तो एक अनयूजुअल पैटर्न भी बन रहा है। क्योंकि 2019 में हम लोग देखे हैं कि जो अरेबियन सी है उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ आपको साइक्लोन देखने को मिलेंगे एज़ कंपैरिजन टू बे ऑफ बंगाल, जो कि अपने आप में ही एक यूनिक चीज़ है। क्योंकि हम लोग हमेशा जानते हैं कि बे ऑफ बंगाल में जो साइक्लोन फॉर्म होती है उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा फेवरेबल होती है और उसकी चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। और हर साल ये देखने को मिला है कि बे ऑफ बंगाल में जो आपकी साइक्लोन बनती है वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कंपैरिजन टू अरेबियन सी। अरेबियन सी में होते हैं लेकिन एक दो आपको देखने को मिलेगा। बट 2019 में ये जो हमारी थ्योरी थी वो पूरी तरीके से रिवर्स हो गई है। तो ये तो एक इंपॉर्टेंट बात हो गई। सेकेंड थिंग कि अभी भी आप लोग देख रहे हो कि जब अभी कोरोना वायरस का काम आपका चल रहा है, कोरोना वायरस चल रही है, इसके बीच में जो है ना दो ऐसे तूफ़ानी और दो ऐसे डेंजरस जो है साइक्लोन आ चुकी है। साइक्लोन अम्फन है जिसको सुपर साइक्लोन का भी नाम दिया गया है। उसके बाद साइक्लोन आपकी निसर्ग है। तो निसर्ग इतना ज़्यादा आप तूफान इतना ज़्यादा जो है डेंजरस नहीं था, लेकिन फिर भी ये आपको अरेबियन सी में देखने को मिला। दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट हो गई है, जो कि आपके गुजरात और महाराष्ट्र वाले कोस्ट को हिट करी थी। तो अब हम लोग देखते हैं साइक्लोन इदाई। हालांकि ये आपको इंडिया वाले रीजन में नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन ये डिफरेंट रीजन में इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो ज्योग्राफी की जितनी टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखने वाले डे 27 और डे 28 में आज यहाँ पे कंप्लीट करने का कोशिश करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे मैप की ज़रूरत होती है, इमेजेस की ज़रूरत होती है, मैं उसके साथ आप लोग को समझाते हुए चलती हूँ। स्टार्ट करते हैं साइक्लोन इदाई के साथ। तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि न्यूज़ में क्यों थी। क्योंकि ये आप लोग देखोगे कि सबसे पहले हमारी इंडियन नेवी है जो कि ये रिस्पॉन्ड किया गया है इंडियन नेवी के द्वारा, वो भी साइक्लोन इदाई का। और साइक्लोन इदाई को यहाँ पे 4 कैटेगरी में रखा गया। आगे हम लोग देखने भी वाले कि टोटल कितने कैटेगरीज होते हैं और ये 4th कैटेगरी का मीनिंग क्या होता है, जो कि सदर्न अफ्रीका को हिट किया गया है साइक्लोन इदाई के द्वारा। और ये वर्स्ट वेदर रिलेटेड डिजास्टर बताया जा रहा है जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में है। तो इसका लोकेशन आप लोग को पता चल गया। आइए थोड़ा मैप में भी देख लेते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हो। पहले यहाँ पे देखिए, ये हमारी अफ्रीका वाली कोस्ट है और अफ्रीका में भी ये साउथ वाली कोस्ट है जो कि मडागास्कर के साथ आपको रिलेटेड देखने को मिलेगा। ये वाली जो आपकी यहाँ पे बाउंड्री है ये मडागास्कर की आइलैंड की है। साथ ही साथ ये आपको अफ्रीकन की देखने को मिलेगी। अफ्रीकन में भी आप लोग देख सकते हो कि मोजाम्बिक्यू है, साथ ही जिम्बाब्वे है, साउथ अफ्रीका है जो कि यहाँ पे हिट हुई है, ठीक है। तो काफ़ी यहाँ पे हिट किया गया है साइक्लोन इदाई के द्वारा और मार्च 15 में थी। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि मोजाम्बिक्यू में जो है ना फ्लडिंग आ गई है एज ऑफ मार्च 20 इन द डेज सिंस साइक्लोन इदाई हिट 15-20। यानी कि यहाँ पे आपकी 15 मार्च को साइक्लोन आई थी, लेकिन 20 मार्च तक यहाँ पे इस वाले रीजन में बहुत ज़्यादा जो है आपकी यहाँ पे फ्लड देखने को मिली है। ओके, अब इस मैप में आप लोग देख सकते हो कि कौन कौन सी कंट्री ज़्यादा हिट हुई है इस तरीके के इदाई साइक्लोन से। तो यहाँ पे मोजाम्बिक्यू, उसके बाद आपका जिम्बाब्वे एंड मलावी। ओके, तो याद रखिएगा ये 3 कंट्री है जो कि आपको साउथ अफ्रीका वाले कॉन्टिनेंट में देखने को मिलेगा, साथ ही सदर्न हेमिस्फीयर में ये है। तो ये तो देख लिए, और भी इसके बारे में डिटेल देखते हैं। साइक्लोन इदाई जो है ये एक लैंडफॉल देखने को मिला बेरा में जो कि मोजाम्बिक्यू में है और ये 15 मार्च को हुई थी। वाइड स्प्रेड बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे डैमेज हुआ, ह्यूमन लाइफ की भी बहुत ज़्यादा लॉस हुई थी सेंट्रल और नदर्न प्रोविंसेस में। जो सिचुएशन थी वो यहाँ पे क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा था, लेकिन इंडियन नेवी है जो कि हमारी इंडिया की है वो यहाँ पे प्रिपेयर किया गया और जितनी भी नेसेसरी असिस्टेंस देना है, यानी कि मोजाम्बिक्यू के जितने भी लोकल पॉपुलेशंस को, जैसे कि आप लोग देखते हो कि जब भी साइक्लोन आती है तो उस समय के जो वहाँ पे जो क्षेत्र आपका हिट होता है ना, उससे क्या होता है कि पब्लिक और प्राइवेट लाइफ दोनों को बहुत ज़्यादा क्षति होता है। तो पब्लिक लाइफ में आप लोग देखते हो कि जो भी आपके ट्रीज़ वगैरह, इन्वायरमेंट को भी बहुत ज़्यादा आपका क्षति होता है। तो इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ट्रीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा अपरूटेन हो जाते हैं, गिर जाते हैं, टूट जाते हैं। पब्लिक लाइफ में आप देखोगे तो लोगों की जान चली जाती है, लोगों के रहने का घर जो है वो यहाँ पे अपरूटेन हो जाता है। साथ ही लोगों की जो अर्थव्यवस्था है, जो उनका जो रोजी रोटी है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। समटाइम्स तो फ्लड की सिचुएशन आ जाती है जिससे कि उनके घर वगैरह सब बह जाते हैं, तो उनका जो भी सेविंग्स वगैरह होता है, पैसे और सामान सब कुछ बह जाते, तहस नहस हो जाता है। अगर ये प्राइवेट लाइफ हो गई। पब्लिक लाइफ के बारे में अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या होता है कि आप लोग देखते हो कि समटाइम्स इलेक्ट्रिक जो लाइंस वगैरह होती है वो कट हो जाती है, कम्युनिकेशंस आपकी कट हो जाती है, कितने सारे बसेस होते हैं, आपकी जो पब्लिक बिल्डिंग्स होती है वो सब गिर जाती है, वो सब टूट जाती है। तो ये सारा प्रॉब्लम जो है देखने को मिलता है। तो आप लोग देखोगे जो फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन इंडियन नेवी की जो शिप्स गई थी वो है सुजाता, सरात और यहाँ पे सरदूल। ऑपरेटिंग किया गया था कहाँ पे, तो सदर्न इंडियन ओशन में। और फिर ये डाइवर्ट
हुआ था यहाँ पे पोर्ट बेरा में, जो कि मोजाम्बिक में आपको देखने को मिलेगा। ये भी पूछा जा सकता है कि पोर्ट बेरा कहाँ है, सो इट इज़ इन मोजाम्बिक, ओके। और ये गवर्नमेंट ऑफ मोजाम्बिक के द्वारा ये रिक्वेस्ट किया गया था, तब यहाँ पे इंडियन नेवी जो है इस तरीके से गई थी। इंडियन नेवी की बात करूँ तो यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ असिस्टेंस यहाँ पे दिया जाता है, जो कि एक मेजर टूल है हमारे फॉरेन कॉपरेशन इनिशिएटिव का, वो भी इंडियन ओशन रीजन में। और एक हाई इंसिडेंस आपको देखने को मिलेगा कि इंडियन ओशन वाले रीजन में जहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है कि प्रॉब्लम होती है या किसी भी तरीके का नेचुरल डिजास्टर्स आता है, तो हमारी इंडियन नेवी हमेशा खड़े रहती है। और हमारी इंडियन नेवी में जो है ना इस तरीके का ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ असिस्टेंस प्रोवाइड करने की क्षमता है। और ये इनका एक टूल भी है, टारगेट भी है कि जहाँ पे भी कोई भी प्रॉब्लम होता है, सबसे पहले हमारी इंडियन नेवी की जितनी शिप्स है वो पहुँचती है, और जो भी आपकी जो नेसेसरी असिस्टेंस प्रोवाइड करनी होती है, किसी भी तरीके का हेल्प देना होता है, चाहे वो फूड हो, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो रिलीफ देना हो किसी भी तरीके का, तो हमारी इंडियन नेवी हमेशा आगे रहती है, ओके। अब आते हैं फिर से हम लोग यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में कुछ फैक्ट्स एंड फिगर देख लेते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रॉपिकल साइक्लोन की कंडीशन क्या है, ये साइक्लोन बनते कैसे हैं, जिसको हम लोग हिंदी में चक्रवात कहते हैं। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन, पहले बेसिक समझिए कि ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन, ओके। ये देखिए, ये हमारी इक्वेटर हो गई, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ठीक है। ये हमारी यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन हो गई, ये कैप्रिकॉन हो गई, ये कैंसर हो गई, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये कैप कर लेती है, ये कैप्रिकॉन, ये कैंसर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि ये वाली जो रीजन होती है ना, इसको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिकल, ठीक है। यहाँ पे आपका एक होता है नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल, ठीक है। तो ये वाली तो रीजन हमारी हो गई ट्रॉपिकल। अब जो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन आ रही है तो वो इसी बीच में आएगी, ओके फाइन। अब एक दूसरी तरीके की जो साइक्लोन होती है उसको हम लोग कहते हैं टेम्परेट। तो टेम्परेट कहने का मतलब है कि ये वाली रीजन आपकी जो यहाँ पे नॉर्थ पोल और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में जो रीजन है, एंड यहाँ पे जो आपकी साउथ पोल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच वाली जो रीजन है, इसको हम यहाँ पे आपकी आती है टेम्परेट साइक्लोन, ठीक है। तो ये आपकी क्लियर हो गई। अब यहाँ पे देखिए कि क्या क्या कंडीशन है जिसके तहत हमारी ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो फॉर्म होती है। सबसे पहला होना चाहिए कि लो प्रेशर सिस्टम होनी चाहिए, लो प्रेशर सिस्टम होती है, और ट्रॉपिकल वाटर जो होती है ना वो थोड़ी गर्म होनी चाहिए, और विंड भी यहाँ पे एक्सेस होती है, यानी कि तेज़ विंड के कारण ये जो है आपका इस तरीके से ट्रॉपिकल फॉर्म होता है, यानी कि साइक्लोन फॉर्म होती है, सॉरी, ये साइक्लोन जो फॉर्म होता है ये विंड के कारण होती है। स्टार्टिंग आप देखोगे सस्टेन्ड विंड जो है वो 63 किलोमीटर पर आवर है, और इससे थोड़ा और बढ़ते जाता है, और एक्सेस आप देखोगे 90 किलोमीटर पर आवर तक ये सेंटर में देखने को मिलेगा। इस तरीके से सेंटर में ये अपनी एनर्जी कहाँ से लेते हैं, तो एनर्जी इनको वार्म ट्रॉपिकल ओशन से मिलता है, और ये जो है ना सी सरफेस टेम्परेचर इनका 26.5 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए। एक बार जब ये फॉर्म हो गया तो ये आपके लोअर सी सरफेस टेम्परेचर में ही परसिस्ट करते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करें तो ये काफ़ी दिन तक भी रहते हैं, और यहाँ पे आप देखोगे काफ़ी दिन क्या, ये 5 से 7 दिन तक भी रहते हैं, और यूजुअली ये जो है ना आपके लैंड के ऊपर होते हैं और कोल्डर ओशन के ऊपर। यहाँ पे आप देखोगे कि सर्कल जो है यहाँ पे आई आपका फॉर्म होता है, और सेंटर ऑफ जो यहाँ पे हम लोग जो ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं इसको आई भी कहते हैं या फिर सेंटर ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। इसमें पहले लाइट विंड होता है और उसके बाद क्लियर स्काईज होती है। आई डायमीटर आप देखोगे तो टिपिकली ये 40 किलोमीटर होती है, लेकिन रेंज जो है ना ये 10 किलोमीटर से आपका 100 किलोमीटर के बीच में होती है। तो ये आई का डायमीटर भी आप लोग को ध्यान रखना है, एक एक चीज़ आप लोग को ध्यान से पढ़ के चलना है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो आई है इसमें आप देखोगे कि एक डेंस रिंग ऑफ क्लाउड का यहाँ पे आपका जो है इस तरीके से सराउंडेड होते हैं, और ये 16 किलोमीटर हाई तक होता है, जिसको हम लोग आई वॉल भी कहते हैं, ठीक है। जिसमें आप देखोगे कि स्ट्रॉन्गेस्ट विंड होती है और हेवीएस्ट यहाँ पे रेनफॉल होती है। ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव विंड होते हैं, इतने हाई स्पीड के विंड होते हैं ना, इसलिए हम लोग कहते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन आ रहा है तो इसमें हम लोग को डिस्प्लेस होना चाहिए। जो लोग उस एरिया में है उनको हटाया जाता है, चीज़ों को वहाँ से आपका हटाया जाता है, जिससे कि ये विंड के कारण सब तहस नहस हो जाते हैं। हेवी रेनफॉल होती है, इतना ज़्यादा हेवी रेनफॉल होता है, कंटिन्यूस हेवी रेनफॉल होता है, जिससे कि फ्लड वाली सिचुएशन आ जाती है, और इस तरीके से स्टॉर्म से भी बहुत ज़्यादा डैमेजेस होती है। तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है ट्रॉपिकल साइक्लोन से। एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में ईच एंड एवरी पॉइंट यहाँ पे आपका मेंशन किया गया है। अब यहाँ पे कैटेगरीज भी देख लेते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन की कैटेगरीज क्या है। अभी हम लोग पढ़े थे कि ये जो इदाई है ये आपकी 4 कैटेगरी की है। वही अगर आप लोग अभी ध्यान रखोगे कि हमारी जो साइक्लोन अम्फन आई थी उसको कैटेगरी 5 कहा जा रहा था, दैट इज़ सुपर साइक्लोन। तो अभी आगे हम लोग देखेंगे ये कैटेगरी रेंज जो है ना ये 1 to 5 है, और ये आपका डिपेंड किस में है, तो मैक्सिमम विंड के जोन पे ये डिपेंड है। उसके बाद आप यहाँ पे चलिए देखते हैं कि ये 5 तक कौन कौन सी है। तो सबसे पहले कैटेगरी 1 है, यानी कि यहाँ पे आपकी जो विंड की स्पीड है वो 125 किलोमीटर पर आवर, अगर इससे भी कम है। तो इस कैटेगरी में क्या होता है कि अगर साइक्लोन आती है तो हाउस की जो डैमेज है वो बहुत कम होती है, क्रॉप्स, ट्रीज़ और कारावंस, बोट्स, ये सारी चीज़
जो है ना बहुत ही कम डैमेज होती है। अगर कैटेगरी 2 की आ गई, इट मीन्स कि 125 किलोमीटर से 164 किलोमीटर पर आवर है। इसको हम लोग डिस्ट्रक्टिव विंड कहते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो हवा है वो हमारी तेज़ हो गई है। इससे क्या होता है कि थोड़ी बहुत जो है ना माइनर हाउस डैमेज देखने को मिलेगा, कुछ तरीके का डैमेज आपको ट्रीज़ वगैरह में देखने को मिलेंगे। हेवी डैमेज जो है हमारे क्रॉप्स को होती है, और रिस्क देखने को मिलता है पावर फेल्यूर, क्योंकि आपकी जो लाइन होती है इलेक्ट्रिसिटी लाइन वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। कैटेगरी 3 की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि 165 से 224 किलोमीटर पर आवर है। ये बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव विंड होती है। कुछ रूफ्स यानी कि छतें वगैरह आप देखोगे कि डैमेज हो जाते हैं, कुछ घर के छत भी उखड़ के निकल जाते हैं। तो इस तरीके का जो है कैटेगरी 3 में होता है। कम टू कैटेगरी 4 विच इज़ कैटेगराइज अंडर द साइक्लोन इडाई। तो यहाँ पे आप लोग को जो किलोमीटर पर आवर स्पीड में देखने को मिलेगा वो 225 से लेकर 279 तक है। बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव विंड है। यहाँ पे जो है सिग्निफिकेंट रूफिंग और स्ट्रक्चर डैमेजेस होती है। इट मीन्स कि अगर कैटेगरी 4 की आ जाए तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डैमेजेस देखने को मिलेगा। लास्ट एंड लिस्ट ये है हमारी कैटेगरी 5, जिसमें कि मोर देन 280 किलोमीटर पर आवर है। एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव विंड है। यहाँ पे बहुत सारा डेंजरस होता है, डेंजर सिचुएशन हो जाती है पब्लिक लाइफ के लिए और प्राइवेट लाइफ के लिए भी। ओके, सो साइक्लोन इदाई जो है ये कैटेगरी 4 में है और आपकी साइक्लोन एम्फन जो है वो कैटेगरी 5 में है। अब आप लोग को इसी में से एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि अभी जो साइक्लोन आपकी आई है निसर्ग, तो निसर्ग नाम जो है वो किस कंट्री के द्वारा दिया गया है। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन है कि आपको ये बतानी है कि जो नाम ये दिया जाता है, यानी कि जो नॉमेनक्लेचर यहाँ पे हर एक साइक्लोन के आपको देखने को मिलता है कि साइक्लोन आने से पहले ही नाम तैयार रहता है। तो ये जो नाम रेडी रहती है, ये कौन कौन से कितने कंट्रीज़ है जो कि यहाँ पे नाम देते हैं। मैं आपको हिंट के तौर पर बता देती हूँ कि टोटल 8 कंट्रीज़ होते हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में नाम बतानी है कि ये 8 कंट्रीज़ का नाम क्या है। ओके, क्योंकि मैं यहाँ पे अभी PT 365 ज्योग्राफी में मैं आपके स्टार्टिंग में क्वेश्चन नहीं पूछ रही हूँ, बीच बीच से ही क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, जिससे कि आपका यहाँ पे रिवीजन भी हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि है इंटरनेशनल वर्कशॉप ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। सो इसके नाम से पहले समझने का कोशिश कीजिए कि ये कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं। डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तो ऑलरेडी मैं आपको विजन है इसके मंथली मैगजीन में कई बार पढ़ा चुकी हूँ, है कि नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पे बताती हूँ क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि मेरी सिर्फ PT 365 ज्योग्राफी के ही लेसन देखते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ कि जो डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि आपका ब्रिज बनाया जा रहा है, हाईवे बनाया जा रहा है, बिल्डिंग्स बनाई जा रही है, या फिर आपके डैम बनाए जा रहे हैं, ठीक है। इस तरीके का जो कंस्ट्रक्शंस होता है, इस तरीके का कंस्ट्रक्शन ऐसे करना है ना कि कोई भी तरीके का डिजास्टर आए, चाहे वो अर्थक्वेक हो, चाहे वो साइक्लोन हो, चाहे वो फ्लडिंग हो, या फिर सूखा में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, फ्लडिंग हो, ठीक है, कुछ किसी भी तरीके का अगर डिजास्टर आता है तो उसको ये इंफ्रास्ट्रक्चर बर्दाश्त कर सके। जैसे कि आप लोग देखते हो कि अभी साइक्लोन आती है तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि बिल्डिंग्स वगैरह गिर जाते हैं, बिल्डिंग्स की छतें गिर जाती है, डैम्स वगैरह कहीं ना कहीं क्रैक हो जाते हैं, अर्थक्वेक आते हैं तो कोई रोड में दरार आ जाती है, हमेशा आप लोग देखते हो कि ब्रिजेस वगैरह बीच से ही क्रैक होकर टूट जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है फ्रिक्वेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिससे कि सरकार को बहुत ज़्यादा लॉस होता है, क्योंकि आप लोग को पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च भी बहुत ज़्यादा होता है, सरकार इतना इन्वेस्ट भी नहीं कर पाती है, और अगर इस तरीके से डिजास्टर आकर अगर ये तोड़ के चले जाती है, बर्बाद करके चले जाती है, तो सरकार का यहाँ पे एक्स्ट्रा खर्च होता है, ठीक है, मतलब कि जो इमरजेंसी खर्च होती है उससे सरकार को यहाँ पे खर्च करना पड़ता है। तो सरकार ये अब बात करने का कोशिश करें कि अब जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, क्योंकि अब हमारा जो न्यू इंडिया का सपना है कि अब इंडिया को न्यू इंडिया बनाना है, वो भी 2024 तक, तो इस समय तक क्या करना है कि हम लोग को फोकस किस में करना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में। किसी कंट्री में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी होती है ना तो 60% तो काम वही बन जाता है कंट्री का। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम लोग को बूस्ट करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए सरकार के द्वारा बहुत सारे प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं, सरकार के द्वारा जो है FDI नॉर्म्स लाया जा रहा है, 100% जो है आपका ऑटोमेटिक रूट ओपन कर दिया गया है, वो भी FDI के लिए, कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में हो। तो कहने का बात यही है कि सरकार यहाँ पे जो है ना अब इंफ्रास्ट्रक्चर जितनी भी क्रिएट करेगी वो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगी क्योंकि वो डिजास्टर रेजिलिएंट हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि डिजास्टर को तो हम लोग रोक नहीं सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उससे बचाव तो कर सकते हैं ना। उससे बचने के लिए हम लोग ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं जो कि किसी भी तरीके का डिजास्टर आए, चाहे वो साइक्लोन हो, अर्थक्वेक हो, या फिर आपकी फ्लड हो, किसी भी तरीके का नुकसान जो है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में किसी भी तरीके का नुकसान होता है, मान लीजिए कि आपकी रोड में क्रैक आ जाती है, पुल टूट जाता है, डैम्स टूट जाते हैं, या फिर बिल्डिंग टूट जाती है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, जो नॉर्मल लाइफ आपका चलते जाता है वो कहीं ना कहीं स्टक हो जाता है। कोई भी पुल गिरती है, रोड टूटता है, तो उससे क्या होता है कि आप लोग को उस रोड में आना जाना जो है बंद हो जाता है, आपको दूसरा रूट ऑप्ट करना पड़ता है, जिससे कि कंजेशन की प्रॉब्लम होती है, ट्रैफिक की प्रॉब्लम होती है, उसको मॉनिटर करने में प्रॉब्लम होती है। सो उसमें भी अलग तरीके का आपका जो है नंबर ऑफ
लिस्ट है उसको यहाँ पे देखने के लिए। तो इसीलिए क्या होता है ना कि नॉर्मल लाइफ आपकी नॉर्मल लाइफ आपकी स्टक हो जाती है, तो उसी को यहाँ पे ओवरकम करने के लिए डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात की जा रही है। तो एक इंटरनेशनल वर्कशॉप है, कहने का मतलब है कि इंटरनेशनल लेवल पे यहाँ पे आपका काम किया जा रहा है, वर्कशॉप किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि हर एक कंट्री में किस तरीके से इंटरनेशनल आपका डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का बनाया जाता है। उसी तरीके से वही टेक्निक वही टेक्नोलॉजी हम लोग भी अपने कंट्री में इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि हमारे कंट्री में भी एक अच्छा खासा डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो सके। आइए चलिए अब कंटेक्स्ट देखते हैं। इंटरनेशनल वर्कशॉप ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर ये आपका ऑर्गेनाइज किया गया है एनडीएमए के द्वारा, जो कि हमारे कंट्री के नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। साथ ही साथ कोलैबोरेट किया गया है यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, और साथ ही साथ यहाँ पे पार्टनरशिप किसके साथ है, तो ग्लोबल कमीशन ऑन एडेप्टेशन, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड वर्ल्ड बैंक। तो इतनी सारे आप लोग देख रहे हो, क्योंकि ये इंटरनेशनल वर्कशॉप हो रही है, तो हर एक आप लोग देखो कि इंपॉर्टेंट यहाँ पे बॉडी जो है आपका एक साथ आकर यहाँ पे एक मीटिंग कर रही है, जिसमें ये निकल कर निष्कर्ष आएगा कि कैसा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है जो कि किसी भी तरीके के डिजास्टर से प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। जो वर्कशॉप है इसमें आपके क्या है कि सारे कंट्रीज़ यहाँ पे आएंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड से, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स भी है, यूनाइटेड नेशन एजेंसीज है, एकेडमिया है, रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट सेक्टर है, एकेडमिक्स है, पॉलिसी थिंक टैंक है, जो कि यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे जितनी भी पॉलिसीज़ है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर उनको यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा, और जो डिजास्टर रेजिलिएंट है उसको अचीव करना है। साथ ही साथ बहुत सारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीमेंट है, जिसको भी यहाँ पे आपका जो है इंपॉर्टेंस दिया गया है। लॉन्ग टर्म बेनिफिट यहाँ पे देखा गया कि अगर हम लोग रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करते हैं तो इसकी शॉर्ट टर्म बेनिफिट नहीं, लॉन्ग टर्म बेनिफिट है। साथ ही साथ फर्स्ट इंटरनेशनल वर्कशॉप की बात करें जो कि डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है, तो वो जनवरी 2018 में हुई थी। अब ये वर्कशॉप का एम क्या है ये देख लीजिए। सबसे पहले है कि गुड प्रैक्टिसेस को आइडेंटिफाई करनी है कि डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के लिए कौन कौन सी ऐसी प्रैक्टिस है जो कि बहुत ही ज़्यादा बेटर होगी। आइडेंटिफाई करनी है कुछ स्पेसिफिक एरिया और पाथवेज जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे रिसर्च कर पाएंगे डीआरआई में, और ये ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, टेलीकॉम एंड वाटर है। साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग देखोगे कि डिस्कस कर पाएंगे, को क्रिएट कर पाएंगे कि यहाँ पे डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स को यहाँ पे हम लोग को क्रिएट करना है। साथ ही एक फोरम भी यहाँ पे बिल्ड होगा मेंबर्स के लिए, जो कि यहाँ पे जो भी एरिया है कॉमन इंटरेस्ट के एरिया पे काम किया जाएगा, और एक स्पेसिफिक कमिटमेंट भी यहाँ पे बनाई जाएगी। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस वर्कशॉप का? मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि यहाँ पे इम्पैक्ट देखना है कि जो डिजास्टर्स आते हैं डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में किस तरीके से इम्पैक्ट होता है, उसी तरीके से यहाँ पे गुड प्रैक्टिसेस लेकर आना है जिसके थ्रू हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डिजास्टर रेजिलिएंट को बना सके। साथ ही साथ क्रिटिकल गैप्स यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है करेंट प्रैक्टिसेस में, जिससे कि हम लोग को जो भी चीज़ आने वाले डेज में, आने वाले ईयर्स में जो भी प्रॉब्लम होगी उन सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग को एड्रेस करनी है। आइडेंटिफाई किया जाना है गुड प्रैक्टिसेस को, पोटेंशियल एरिया को जिसमें कि कोलैबोरेट कर सके, और जो रिस्क असेसमेंट मेथोडोलॉजीज है उनको भी डेवलप करना है। रिस्क मैट्रिक्स देखनी है, इंडिकेटर्स देखना है, जो भी डिफरेंट आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्लासेस है। इशू है स्टैंडर्ड को लेकर, डिज़ाइन को लेकर, रेगुलेशंस को लेकर, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ऑपरेशन और मेंटेनेंस को है। तो ये सारी चीज़ों को भी यहाँ पे टैकल करना है। साथ ही जो यहाँ पे फाइनेंस करनी है डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को, जैसे कि इसमें क्या है तो रिस्क ट्रांसफर मैकेनिज्म है, रिकंस्ट्रक्शन करनी है, रिकवरी करनी है, जो भी यहाँ पे की इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स है तो डिजास्टर्स के बाद, तो वो सारी चीज़ों को यहाँ पे देखा जाएगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, so come to the next point, that is flood management and border area program. so what is this all about? हम लोग यहाँ पे देखने वाले कंटेक्स्ट में देखिए, कैबिनेट ने अभी अप्रूव कर दिया है फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरिया प्रोग्राम, जो कि फ्लड मैनेजमेंट वर्क के लिए होगा। जैसे कि आप लोग देखते हो कि कभी भी अब जो मानसून आ चुकी है, तो मानसून से क्या है कि हर एक एरिया में आपको कहीं ना कहीं फ्लड की सिचुएशन देखने को मिलेगी। मेजोरिटी फ्लड की सिचुएशन कहाँ देखने को मिलती है, तो नदर्न वाली रीजन में आपको देखने को मिलेगा। बिहार वाले रीजन में जो है बहुत ज़्यादा हर एक साल आपको फ्लड देखने को मिलता है। साथ ही मुंबई वाले रीजन में आप लोग देखो कि वहाँ पर फ्लड होती ही है। तो ये सारे जो है हमारी कंट्री की हर एक साल की प्रॉब्लम है, तो फ्लड को मैनेज करना है। और साथ ही जो बॉर्डर एरिया प्रोग्राम है, आप लोग जानते हो ये चीज़ कि देखिए जो नेपाल है, हमारी नेपाल से सटे यहाँ पे बॉर्डर कौन सी, एक आपको बिहार देखने को मिलेगा। तो समटाइम्स आप लोग ये देखो कि नेपाल में जब बारिश होना स्टार्ट होती है ना, तो नेपाल वाले क्या करते हैं ना कि ये बॉर्डर को ओपन कर देते हैं, और बिहार में आप एज यूजुअल देखोगे ना तो इतना ज़्यादा फ्लड की प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर ये नेपाल कॉपरेट करे। तो एक्चुअली क्या होता है कि नेपाल पहाड़ में है, इस तरीके से ढलान में है, तो नेपाल वाले क्या करते हैं कि उनके यहाँ फ्लड की सिचुएशन ना हो, इसलिए वो यहाँ पे नेपाल बिहार की जो बॉर्डर है उसको वो ओपन
कर देते हैं और सारी पानी जो है कहाँ आ जाती है, बिहार में स्टक हो जाती है। नदन बिहार वाली जगह पे आपको स्टक होते हुए दिखेगी, इसलिए बाढ़ की सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाती है। लास्ट टाइम भी आप लोग को याद होगा कि कितना ज़्यादा बाढ़ का प्रॉब्लम हो गया था। तो ये भी उसमें से एक रीज़न ये भी होता है ना कि बॉर्डर मैनेज नहीं हो पाती है और एक कंट्री अपने यहाँ पे सिचुएशन को वॉर्स होने से बचाने के लिए इस तरीके का स्टेप्स लेते हैं, लेकिन वो स्टेप्स जो है दूसरे कंट्री के ऊपर भारी पड़ जाती है। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पे बात किया जाएगा। ओके, तो कैबिनेट के द्वारा ये अप्रूव किया गया है ये फ्लड मैनेजमेंट वर्क, वो भी इंटायर कंट्री में रिवर मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ देखा जाएगा और जो भी काम यहाँ पे बॉर्डर एरिया से रिलेटेड है वो सारी काम यहाँ पे देखी जाएगी। ये जो स्कीम है ये आपका फ्रेम किया गया है दो कंपोनेंट को मर्ज करके। सबसे पहला है फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम को, रिवर मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ को और वर्क रिलेटेड जो कि बॉर्डर एरियाज़ में है। इस स्कीम का एम यही है कि स्टेट गवर्नमेंट को असिस्ट करना है कि वो एक अच्छा खासा रिजनेबल डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड करे। किसी क्रिटिकल एरिया में जो फ्लड आता है यानी कि पानी पूरी तरीके से भर जाती है तो उसके अगेंस्ट में एक अच्छा खासा प्रोटेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड करना है। एक यहाँ पे कॉम्बिनेशन आपका स्ट्रक्चर और नॉन स्ट्रक्चर मेजर्स का होना चाहिए। कुछ कैपेबिलिटीज़ को इन्हांस करना है जो कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की होनी चाहिए। फीचर्स क्या है यहाँ पे आपका जो काम किया जाएगा इस स्कीम के अंदर, ये क्या करेगी कि जो वैल्यूएबल लैंड है उसको इरोजन होने से प्रोटेक्ट करेगी। क्योंकि पानी से आप लोगों को क्या होता है, देखिए इरोजन क्या होता है, दो प्रोसेस होती है। चलिए थोड़ा मैं यहाँ पे आपकी ज्योग्राफी की क्लास चल रही है तो कुछ बेसिक भी मैं बता देती हूँ। वेदरिंग होती है, सेकंड यहाँ पे इरोजन होती है। वेदरिंग मतलब होता है जो पत्थर होते हैं ना, रॉक्स वाली आप लोग चैप्टर पढ़े ही होंगे। रॉक्स भी तीन तरीके की होती है। ये आप लोग यहाँ पे आपका जो है रॉक्स भी तीन तरीके की होती है। यहाँ पे आपका हो गया इग्नियस, ठीक है, जो लावा और मैग्मा के ठंडे होने से बन जाती है। फिर आपका यहाँ पे हो गया सेडिमेंट्री, जो कि सेडिमेंट्री से होती है। और नेक्स्ट यहाँ पे मेटामॉर्फिक, ओके, जो कि यहाँ पे आपका कोई भी तरीके का अगर चेंजेस है जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, पीवीटी चेंजेस के कारण जो है यहाँ पे आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती है। ठीक है, ये रॉक्स जब बन जाती है ना तो ये टूटती है। जैसे ही रॉक टूट के छोटे छोटे भाग में आपका बढ़ गई, फ्रेगमेंट हो गई, दिस प्रोसेस इज नोन एज वेदरिंग। ओके, अब जब ये रॉक छोटे छोटे भाग में टूट जाती है, टूट के जब एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो जाती है ना, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज इरोजन। और जो इरोजन होता है वो आपका किसी एजेंट की हेल्प से होता है, चाहे वो पानी के बहाव से बह के चले गए, चाहे आपका हवा से एक जगह से उड़ के दूसरी जगह चल गए, चाहे यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, जैसे कि आप लोग देखोगे समटाइम्स बर्ड्स वगैरह जो है एक ईंट को दूसरी जगह ले जाते हैं। तो इस तरीके से किसी भी एजेंट के द्वारा अगर एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो गया, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज इरोजन। तो यहाँ पे जब पानी भरती है, आपका फ्लड आता है, तो उस समय लैंड इरोड हो जाती है, ऊपर की जो आपकी फर्टाइल सॉइल है वो कहीं ना कहीं इरोड होकर बह जाती है। तो इस स्कीम के अंदर यही है कि हमारी जो वैल्यूएबल लैंड है उसको इरोड होने से बचाना है, फ्लडिंग को यहाँ पे रोकना है, साथ ही यहाँ पे पीस भी मेंटेन करके रखना है हमारे बॉर्डर में। क्योंकि आपको पता है कि नेपाल और बिहार का जो बॉर्डर है ना, वो इसी कारण भी कहीं ना कहीं टेंस में आ जाता है। इस स्कीम का यही एम है कि जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट करना है। अप्रूवल यहाँ पे FMP के द्वारा लिया गया है जो कि फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंदर है। फर्दर ये जो स्कीम है ये आपकी हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन को भी कैटर करेगी, फ्लड फॉरकास्टिंग करेगी कॉमन रिवर्स के ऊपर, वो भी यहाँ पे नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ। ये स्कीम में आप देखोगे कि सर्वे और इन्वेस्टिगेशन भी इंक्लूड है, प्रिपरेशन भी करना है यहाँ पे DPR का और डिजास्टर यहाँ पे आपका इससे टैकल करने के लिए। साथ ही वाटर रिसोर्सेज प्रोजेक्ट भी है जो कि कॉमन रिवर के ऊपर है, जैसे कि आपकी पंचवेश्वर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, सप्तकोशी सनकोशी आपका जो प्रोजेक्ट है नेपाल की। तो ये भी आपका जो है दोनों कंट्रीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, तो इसको भी यहाँ पे देखा जाएगा। फंडिंग पैटर्न क्या है, कौन यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फंड करेंगे, तो फंडिंग पैटर्न अगर हम लोग देखें इस तरीके के प्रोजेक्ट का, तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी स्टेट के लिए तो आपका 50-50 है। जैसे कि आप लोग देखते हो कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम हो गई, जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट 50% देंगे, स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे 50% देंगे। लेकिन नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए सिक्किम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के लिए यहाँ पे जो आपका फंडिंग पैटर्न हो जाता है वो 30 और 70 होगा। 30% यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट देंगे, 30% यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट देंगे। इससे बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट ऑब्वियस बहुत ज़्यादा है, तभी तो हम लोग इस तरीके के प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि अगर ये हमारे कंट्री में थ्रू आउट ये इम्प्लीमेंटेशन होती है तो हम लोग अच्छे तरीके से फ्लड मैनेजमेंट कर पाएंगे, इरोजन को कंट्रोल कर पाएंगे, एंटी-सी इरोजन को भी कंट्रोल कर पाएंगे। साथ ही यहाँ पे जो प्रपोजल है ये हमारी बेनिफिट होगी टाउन्स के लिए, विलेज के लिए, इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट के लिए, कम्युनिकेशन लिंक्स के लिए, एग्रीकल्चर फील्ड के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जो कि फ्लड और इरोजन हमारे कंट्रीज़ में होती है। तो उससे इस तरीके के जो आपकी टाउन्स है, विलेज है, यहाँ पे एग्रीकल्चर फील्ड है, इन सबको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जो कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट है वो भी यहाँ पे वर्क किया जाएगा, जिससे कि हमारी सेडिमेंट जो लोड होती है रिवर्स में वो यहाँ पे आपका कम हो सके। तो आप लोगों को पता है कि जैसे कोई भी रिवर जो है ना, उसका जो आप लोग देखोगे कि जो मोड होता है वो बहुत लंबा होता है, वो रिवर फ्लो होकर कहीं से आती है और कहीं पे जाती है, तो अपने साथ वो बहुत सारी जो है सैंड, क्ले, स्टोन्स, ये सारी चीज़ें लेकर आती है और एक जगह जो है
कहीं ना कहीं डंप कर देती है, कहीं ना कहीं वो रुक जाता है, जो कि एक सेडिमेंटेशंस का फॉर्म ले लेता है। ओके, अब आते हैं 28 डेज़ में, 27 इज़ ओवर। सो यहाँ पे है इंटरनेशनल डैम सेफ्टी कॉन्फ्रेंस। तो ये अलग तरीके से अब हम लोग डैम पे फोकस करेंगे और ये इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे कंट्री में आप लोग देख लियो कि काफ़ी सालों से काम हो रहा है, लेकिन कुछ इफेक्टिव वर्क निकल के नहीं आता है। समटाइम्स आप करप्शंस भी देखते हो, समटाइम्स हमारे यहाँ स्किल की कमी होती है, समटाइम्स हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी की कमी होती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स के कारण क्या है ना कि हमारे यहाँ जो है एक डैम सेफ्टी जो है अच्छी तरीके से नहीं हो पाती है। हालांकि डैम सेफ्टी के लिए एक कानून भी है, लेकिन उसके हिसाब से भी मैनेज नहीं हो पा रही है। तो इंटरनेशनल लेवल पे अब हम लोग डैम सेफ्टी कॉन्फ्रेंस यहाँ पे कर रहे हैं। तो कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। CWC इट मीन्स की सेंट्रल वाटर कमीशन है, जो कि उड़ीसा वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट्स के साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक के साथ कोलैबोरेट करके इंटरनेशनल डैम सेफ्टी कॉन्फ्रेंस को उड़ीसा भुवनेश्वर में यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है। तो देखिए, जिस भी काम में अगर वर्ल्ड बैंक ने अपनी टांग लड़ा दी, तो ये वाला जो काम है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्ज़ाम के लिए। अब देखते हैं और भी क्या बात है। तो इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम है, साथ ही नेशनल कमिटीज़ है लार्ज डैम के ऊपर। ये आपका ऑर्गेनाइजिंग पार्टनर्स है इस तरीके के कॉन्फ्रेंस का। डैम सेफ्टी कॉन्फ्रेंस की बात करें तो ये ऑर्गेनाइज किया गया है एक एनुअल इवेंट जैसा, जो कि डिफरेंट डैम रिहैबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के लिए है, जो कि ड्रिप स्टेट हम लोग कहते हैं इसको। ये कोलैबोरेट किया गया है, साथ ही साथ हम लोग इसमें इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज भी देखेंगे। लीडिंग एकेडमिक इंस्टीट्यूट है, जो कि कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे सारे स्टेक होल्डर्स के लिए। साथ ही कॉन्फ्रेंस का एम यही है कि सारे एस्पेक्ट यहाँ पे लेकर आना है जो भी डैम सेफ्टी के लिए है, सॉल्यूशन लेकर आनी है कि किस तरीके से बेटर यहाँ पे काम किया जाएगा डैम सेफ्टी कंसर्न को लेकर। अब यहाँ पे देखिए कि क्यों हम लोग को डैम को रिहैबिलिटेट करने की ज़रूरत है और डैम सेफ्टी की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है ये समझिएगा। इंडिया में आप देखोगे कि इंडिया की जो रैंक है वो पूरे ग्लोबल लेवल पे 3rd रैंक है, और हमारे यहाँ डैम को लेकर डैम बहुत ज़्यादा है, और हमारे यहाँ डैम जो ऑपरेशन में है वो 5264 डैम्स लार्ज डैम्स हैं, और 437 ऐसे हैं जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। इसके साथ साथ बहुत सारे 1000 जो है स्मॉलर डैम्स भी हैं। तो आप लोग समझ सकते हो कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर हम लोग जो है 3rd नंबर पे आते हैं डैम्स को लेकर। अगर हम लोग नेशनल रजिस्टर ऑफ लार्ज डैम्स के अकॉर्डिंग चले, जो कि यहाँ पे CWC के द्वारा मेंटेन किया जाता है, तो 209 डैम्स जो है ना वो 100 ईयर्स पुराने भी हैं या फिर उससे भी ज़्यादा पुराने हैं इंडिया में। तो आप लोग समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा पुराना है। अब कोई भी यहाँ पे जो आपका मॉन्यूमेंट्स 100 ईयर्स की पुरानी हो जाती है, उसको हम लोग नेशनल इंपॉर्टेंस के कैटेगरी में रख देते हैं, है कि नहीं। ये भी हम लोग देखें हेरिटेज साइट्स में। तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हो कि 209 डैम्स है जो कि 100 ईयर या फिर इससे भी पुराने हैं, तो इसको भी यहाँ पे मेंटेन किया जा रहा है। डैम्स जो कि काफ़ी ज़्यादा वाइटल होते हैं, क्यों? क्योंकि वाटर सिक्योरिटी को लेकर, साथ ही साथ यहाँ पे एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, एसेट मैनेजमेंट होता है और सेफ्टी भी होता है। सो दैट्स वाई ये जो डैम है ना ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यहाँ पर ड्रिप प्रोग्राम भी आपका आया था, जिसको हम लोग कहते हैं डैम रिहैबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। तो इसके बारे में देख लेते हैं। 2012 में क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन ने 6 ईयर्स का ड्रिप प्रोग्राम लेकर आया था, और वो भी किसके साथ? तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के साथ लाया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि हमारे यहाँ की जितनी भी डैम है उसकी सेफ्टी को इम्प्रूव करना है, ऑपरेशन परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, साथ ही साथ यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग हो, जिससे कि हम लोग अच्छे तरीके से डैम के सिस्टम को यहाँ पे मैनेजमेंट के साथ जो है यहाँ पे बेटर कर सके। इस प्रोजेक्ट को आप देखोगे कि यहाँ पे रिहैबिलिटेशन और इम्प्रूवमेंट जो सेलेक्टेड डैम का रखा गया था, इसमें 223 डैम्स लाई गई थी, और वो भी 4 स्टेट की ही थी अकेले। कौन कौन सी स्टेट है? तो केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु। इसके बाद कर्नाटक, उत्तराखंड दामोदर वैली कॉर्पोरेशन जो कि बोकारो में है, इसको भी ज्वाइन किया गया था ड्रिप के अंदर। और प्रेजेंटली आज की डेट में 198 डैम्स ऐसे हैं जिसको कि रिहैबिलिटेट किया गया है, ठीक है। यानी कि थोड़े से पुराने हो गए थे, बर्बाद हो गए थे, फंक्शन अच्छे से नहीं कर पा रहे थे, तो उनको फिर से जो है ना मॉडर्नाइज किया गया है, रिहैबिलिटेट किया गया है। ड्रिप की अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है। डैम्स को ओनर को साथ लाने में इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, एकेडमिशियंस, इंडस्ट्रीज़, ये सारे लोगों को साथ लाने में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। वर्ल्ड बैंक की बात करूँ तो ये भी यहाँ पे डैम सेफ्टी प्रोफेशनल को काफ़ी ज़्यादा रिनॉन करते हैं। साथ ही इसी के साथ आप देखोगे कि जो डैम की यहाँ पे रिहैबिलिटेशन है, अदर इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ है, जैसे कि यहाँ पे डेवलपमेंट करना है, जैसे कि ये धर्म आपका एक स्कीम आया था, डेवलपमेंट ऑफ डैम हेल्थ एंड रिहैबिलिटेशन मॉनिटरिंग एप्लीकेशन, तो इस पर भी काम किया जा रहा है। साथ ही साथ आप लोग देखोगे कि यहाँ पे सिस्मिक जो मैपिंग है उसको भी डेवलप किया जाता है, और वो कैसे? तो सिस्मिक हैजार्ड असेसमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को डेवलप करके। ड्रिप के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो कैपेसिटी बिल्डिंग जो डैम सेफ्टी एरिया में है वो आपको 11 एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में भी देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे काम किया गया है। तो ओवरऑल आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे 2 सेंट्रल एजेंसीज होती है, जैसे कि कौन कौन है? तो सेंट्रल सॉइल एंड मटेरियल रिसर्च स्टेशन है, साथ ही सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन है, जो कि यहाँ पे एक काम करती है आपकी डैम रिहैबिलिटेट करने के लिए। तो ओवरऑल सुपरविजन और कोऑर्डिनेशंस
देखें तो ये सेंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा ही किया जाता है। साथ ही साथ इसको असिस्ट कौन कर रहे हैं, तो इगिस ईओ कर रहे हैं, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट कर रहे हैं। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है शिफ्टिंग ऑफ नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आइए देखते हैं पहले कंटेक्स्ट में क्यों है। तो साइंटिस्ट जो है वो रिलीज़ किए हैं, साइंटिस्ट के द्वारा यहाँ पर रिलीज़ किया गया है एक न्यू वर्ल्ड मैग्नेटिक मॉडल जो कि रिप्रेजेंट करेगी फास्ट ड्रिफ्टिंग, यानी कि जो हमारी मैग्नेटिक पोल नॉर्थ पोल जो ड्रिफ्ट कर रही है ना, वो फास्ट ड्रिफ्टिंग दिखने को मिलेगी। इसमें से कहाँ से, कैनेडियन आर्कटिक से रशिया में 2000 से अगर हम लोग देखें तो ये जो रेट ऑफ मूविंग है ना, ये जंप हो गया है 9 माइल से, ये जंप हो चुका है। यानी कि पहले यहाँ पे 14.5 किलोमीटर था, अब यहाँ पे जंप होके 55 किलोमीटर पर 55 किलोमीटर एक साल में देखने को मिला है। यानी कि ये जो आपकी मूवमेंट है, ड्रिफ्ट हो रही है, यानी कि जो मैग्नेटिक पोल है वो अपनी खिसक रही है, अपनी जगह से खिसक रही है। एक न्यू और अपडेटेड वर्जन यहाँ पे निकल कर आया है, वो भी वर्ल्ड मैग्नेटिक मॉडल का, और ये रिलीज़ किया जाएगा हर एक 5 साल में। ठीक है, तो पहले ये समझते हैं कि ये क्या कहते हैं, मैग्नेटिक पोल होते क्या हैं और कैसे ये डिफरेंट होते हैं हमारे ज्योग्राफिकल पोल से। तो इसको मैं मैप के थ्रू भी आपको समझाऊंगी, पहले यहाँ पे बेसिक देख लीजिए। जो मैग्नेटिक आपका नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, दो होता है। ठीक है, एक तो नॉर्थ पोल होती है, एक साउथ पोल होती है। तो ये आपका कोइंसाइड नहीं होता है ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ पोल से, ये दोनों अलग है। करेंटली आप देखोगे जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है ये लोकेटेड समवेयर कहाँ है, तो नदन कनाडा में है। और एक फैक्ट डिस्कवर किया गया था आपका सर जेम्स क्लार्क रॉस के द्वारा 1831 में। अर्थ जो बिहेव करती है वो एक जाइंट बार मैग्नेट के जैसा बिहेव करती है। जैसे कि आप लोग मैग्नेट देखते हो ना, मैग्नेट में भी आप लोग देखते होगे कि एक मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है। तो अर्थ भी जो है ना उसी तरीके से जो है आपका बिहेव करती है, लेकिन ये स्टैटिक नहीं है। एक कंपास पॉइंट है जो कि आपका ये मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ, ये आपका जो है उसी की तरफ ये पॉइंट करती है। अर्थ की मैग्नेटिक अगर बिहेवियर देखें तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। अगर हम लोग सिंपल बार मैग्नेट पढ़ते हैं तो इससे ज़्यादा अर्थ की मैग्नेटिक बिहेवियर जो है ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, टफ है। इसकी जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है ना वो यहाँ पे मूव करती है, यानी कि समटाइम्स आपको देखने को मिलेगा कि अपने पोजीशन से भी हट के ये मूव करती है। ओवर द लार्ज पीरियड ऑफ टाइम में देखें तो ये अपने लोकेशन को काफ़ी बार जो है ना ये चेंज भी कर चुकी है। समटाइम्स इंटरचेंज भी हो गया, यानी कि नॉर्थ पोल की जगह आपको साउथ पोल देखने को मिलेगा, साउथ पोल की जगह नॉर्थ पोल भी देखने को मिलेगा। लास्ट टाइम ऐसा ही हुआ था जब मैग्नेटिक नॉर्थ पोल जो है ना गेटिंग समवेयर नियर, और जहाँ पे आपका मैग्नेटिक साउथ पोल है करेंटली वो वहीं पे था। तो ये भी देखने को मिला, क्योंकि ये पहले जो है ना इतने साल पुराने हुए थे, लेकिन लास्ट ईयर भी ये वाली सिग्निफिकेंस हम लोग को, ये वाली शिफ्ट हम लोग को देखने को मिला। तो आइए थोड़ा मैप में देख लेते हैं। तो इस वाले मैप में देखिए ये हमारी यहाँ पे नॉर्थ पोल है। ठीक है, नॉर्थ पोल में आप देखोगे कि यहाँ पे आर्कटिक ओशन है, ग्रीनलैंड है, ये हमारी ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल हो गई। साथ ही यहाँ पे आप लोग देखो कि ये नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है, ये हमारी नॉर्थ जियो मैग्नेटिक पोल है। तो हर किसी का लोकेशन आप लोग को अलग देखने को मिल रहा है, एक तो नहीं है, यानी कि इसी पॉइंट में यहाँ पे आपका नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है तो नहीं, ये सब अलग है। यहाँ पे आपका नॉर्थ जियो मैग्नेटिक पोल यहाँ पे है, तो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल आपका यहाँ पे है। तो ये चीज़ आप लोग देख लिए, इस मैप में देखिए तो ज़्यादा आपका क्लियर होगा। जैसे कि ये आपका ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है, ठीक है, ये हो गई। ये एक कंपास है, जैसे कि आप लोग भी मैग्नेटिक बार मैग्नेट में आप लोग देखते हो कि इस तरीके का कंपास होता है, और जो कि ये पॉइंट कहाँ करती है, तो हमेशा पॉइंट करती है ये नॉर्थ पोल में। तो ये हमारा नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है ये वाली, और इसी के साथ आपको यहाँ पे साउथ मैग्नेटिक पोल देखने को मिलेगा। लेकिन जो ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है वो यहाँ पे है, और इसी के साथ आपको जो है ज्योग्राफिक साउथ पोल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके का जो है मैग्नेटिक है, और मतलब कि मैग्नेट फील्ड ये अर्थ की है हमारी। समटाइम्स इससे क्वेश्चंस बनता है, तो आप इस तरीके की फिगर जो है वो ड्रॉ कर सकते हो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आइए हम लोग थीम समझने का कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे समझते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारी अर्थ का, इसका सोर्स क्या है। तो ओरिजिन अगर हम लोग अर्थ की मैग्नेटिज्म का देखें तो ये आउटर कोर में है। मोर देन 2000 किलोमीटर लेयर ऑफ लिक्विड आपकी आयरन है, और कुछ दूसरी भी मेटल्स है जैसे कि निकल वगैरह है। तो ये सेंट्रल कोर को जो है ना वो यहाँ पे आपका सराउंड की गई है, जो कि इनर मोस्ट पार्ट है। तो आप लोग जानते हो कि 3 डिफरेंट पार्ट होती है। सबसे अंदर आपको कोर देखने को मिलेगा, उसके ऊपर मेंटल है, और उसके ऊपर क्रस्ट है। तो ये 3 आपका लेयर है हमारे अर्थ सरफेस में। तो इसमें जो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, इसका सोर्स कहाँ है, तो कोर से, क्योंकि कोर में भी आपका 2 पार्ट देखने को मिलेगा, लिक्विड कोर होती है और आपका सॉलिड कोर होती है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है ना कि जो हमारी सेंट्रल कोर है ना वो पूरी तरीके से सराउंड किससे है, तो निकल से है, और साथ ही साथ लिक्विड आयरन से है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, ये भी एक आपका सोर्स बताया जा रहा है। जो लिक्विड आयरन है ना ये कांस्टेंट मोशन में है, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है, तो इसलिए लिक्विड आयरन भी जो है ना वो यहाँ पे आपका देखने को मिलेगा कि ये मोशन में है। बहुत सारी अदर रीजंस भी है। तो ये सारी मोशंस जो है ना, ये सारे मूव होने के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका प्रोड्यूस होता है। ओके, लेकिन ये करंट शिफ्ट जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, क्या कॉजेज है, इसके पीछे क्या कारण है।
ये जो मूवमेंट देखने को मिलता है लिक्विड आयरन का और दूसरे मेटल का, वो भी आउटर कोर ऑफ द अर्थ में, तो इसको हम लोग कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का इन्फ्लुएंस है। यानी कि ये जो हमारी मूवमेंट हो रही है इससे क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इन्फ्लुएंस हो रही है, बट ये मूवमेंट जो है ना आपका काओटिक है और यहाँ पे टर्बुलेंट भी है। तो ये आप लोग देखोगे कि फुल्ली यहाँ पे साइंटिस्ट के द्वारा अब तक जो है ना अंडरस्टूड नहीं किया गया, लेकिन साइंटिस्ट यहाँ पे होप कर रहे हैं कि ये जो शिफ्टिंग है ना मैग्नेटिक नॉर्थ पोल का, ये आपका एक्सेलरेट कर रहा है और इससे कुछ न्यू इंसाइट देखने को मिल रहा है। यानी कि यहाँ पे हमारे अर्थ के सरफेस में कुछ अंदर में एकदम डीप इनसाइड कुछ ना कुछ यहाँ पे हैपनिंग हो रही है। जो पोल आज के डेट में आप लोग देखोगे कि ट्रैवल कर रही है, ये बिलीव किया जा रहा है कि एक नैरो स्ट्रीम का फॉर्मेशन हो रहा है, मच लाइक जैसे कि जेट स्ट्रीम आप लोग देखते हो। तो जेट स्ट्रीम जो फ्लो होती है ये एक तरीके का विंड है जो कि अपर एटमॉस्फेयर में देखने को मिलता है। तो उसी तरीके का ये बिलीव किया जा रहा है कि एक नैरो स्ट्रीम भी यहाँ पे फॉर्म हो रही है, जिसके कारण जो है इस तरीके का जो मैग्नेटिक पोल है वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रही है, हवा के कारण भी शिफ्ट हो सकती है। तो ये चीज़ें यहाँ पे अनुमान लगाई जा रही है। आयरन निकल कोर जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है और इतना ज़्यादा गर्म है कि ये वाटर से होकर, जैसे वाटर फ्लो करती है वैसे ये फ्लो होता है, तो इससे भी मैग्नेटिक फील्ड आपका क्रिएट होता है, तो ये भी बताया जा रहा है। साथ ही नॉर्थ मैग्नेटिक पोल की अगर बात करें तो ये जो है आपका जेट स्ट्रीम जो आप लोग देखते हो जेट तक भी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट ये आपका इसमें, जैसे जेट स्ट्रीम क्या है कि फास्ट मूविंग आपकी विंड है, तो उसी तरीके से जेट तक भी इसको कॉट किया जाता है और रैपिडली ये साइबेरिया जो कि आपको रशिया वाले जो नदर्न रशिया है उस वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा, इसको भी बहुत फास्ट तरीके से ये क्रॉस करती है। जो साउथ मैग्नेटिक पोल है ये भी मूव हो रही है स्लोली देन द नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ वाली जो मैग्नेटिक पोल है वो बहुत फास्ट तरीके से मूव हो रही है एज कंपेरिजन टू साउथ, क्योंकि लिक्विड आउटर कोर जो है ना ये डिफरेंट तरीके से सदर्न हेमिस्फेयर में आपका मूव हो रही है। तो बेसिकली यहाँ पे जो सोर्सेज बताया जा रहा है वो तो लिक्विड आयरन कोर है, ठीक है, क्योंकि आप लोग को पता है कि 3 यहाँ पे पार्ट्स होते हैं अर्थ सरफेस का नहीं, अर्थ का यहाँ पे 3 पार्ट होती है। तो जो लिक्विड आपकी आयरन है, लिक्विड यहाँ पे जो कोर है ना उसमें आयरन आपका प्रेजेंट है और उसके कारण जो है ना बहुत ज़्यादा आपका वहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आपकी प्रोड्यूस हो रही है और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है तो इससे जो है थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शंस देखने को मिल रहा है। तो इससे ये यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डज इट मीन स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड फॉर अर्थ एट प्रेजेंट, यानी कि इसका ये मतलब है कि आज के डेट में जो है हमारे पास जो अर्थ में ये मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिल रहा है ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो यहाँ पे ग्रो हो रही है, लेकिन धीरे धीरे, यानी कि वीकर ये ग्रो हो रही है और जैसे एक साइंटिस्ट जो है वो ऐसा सोच रहे हैं कि इवेंचुअली ये फ्लिप भी करेगी विथ नॉर्थ एंड साउथ पोल, जो कि चेंज हो रही है। जैसे कि बार मैग्नेट फ्लिपिंग करती है ना, यानी कि बार मैग्नेट भी आप लोग देखते हो कि ये दोनों आपका चेंज होता है, तो उसी तरीके से यहाँ पे अर्थ की भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड की जो मूवमेंट है इसमें आपको स्ट्रेंथ का कभी राइज भी देखने को मिलेगा, कभी बहुत ज़्यादा मजबूत है, कभी बहुत ज़्यादा धीमा है। तो ये सारी जो है नेचुरल बिहेवियर का पार्ट है। लॉन्ग टर्म में आप देखोगे जो नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड का जो मूवमेंट है ये क्या है कि नोटिसेबल है, ये बहुत बार देखा भी जाता है, क्योंकि ये हमारे ऑरोरा को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती है। जो नॉर्दर्न लाइट है ना उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो ऑरोरा क्या है कि ऑरोरा जो है एक सेंटर्ड है हमारे नॉर्थ मैग्नेटिक पोल में, वो भी रिंग में। सो इसमें आप देखोगे कि पोल मूव करता है और ऑरोरा जो है ना यहाँ पे आपका फॉलो करती है। तो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ वर्ल्ड मैग्नेटिक मॉडल, यानी कि यहाँ पे जो हम लोग WMM अभी नया बनाए हैं तो इसका यूजेस क्या है, ये है कॉजेज नहीं, यूजेस क्या है। तो एक्यूरेट रीडिंग पता चल पाएगा, क्योंकि अभी तक तो साइंटिस्ट पता नहीं कर पा रहे कि क्यों हो रहा है, एक्यूरेट रीडिंग भी नहीं पता चलता है। तो वर्ल्ड मैग्नेटिक मॉडल को यहाँ पे लाने से क्या होगा कि हम लोग एक्यूरेट रीडिंग देख पाएंगे, वो भी मैग्नेटिक नॉर्थ पोल का WMM के द्वारा, जो कि काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए सॉल्यूशंस हो पाएगा मिलिट्री को देखने के लिए, सर्वे करने के लिए, मैपिंग करने के लिए, सैटेलाइट एंटीना ट्रैक करने के लिए, अंडर सी एयरक्राफ्ट नेविगेशन, एयरलाइन सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन है, अदर प्रोजेक्ट है जो कि यहाँ पे नॉर्थ पोल को सर्किल कर रही है। तो ये सारे प्रोजेक्ट को हम लोग बेटर तरीके से यहाँ पे टैकल कर पाएंगे। स्मार्टफोन और जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज है वो भी रियलाई है वर्ल्ड मैग्नेटिक मॉडल में, जिससे कि कंज्यूमर्स को एक एक्यूरेट यहाँ पे कंपास ऐप प्रोवाइड कर सके, मैप प्रोवाइड कर सके, GPS सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड कर सके। तो ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल साउथ पोल जो होती है ना, इसी के कारण आप लोग देखते हो कि GPS सर्विस प्रोवाइड करती है, आपका मैप यहाँ पे काम किया जाता है। तो ये सारी चीज़ जो है स्मार्टफोन में भी और कंज्यूमर को भी बेटर यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोवाइड करने के लिए भी ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल होगा। ओके, तो ये पूरी डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि लैंडस्लाइड रिस्क रिडक्शन एंड रेजिलियंस 2019। देखिए ज्योग्राफी में हम लोग रह के क्या पढ़ रहे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट की टॉपिक पढ़ रहे हैं। अगर आप लोग UPSC के सिलेबस देखे हो तो आपकी पेपर 3 में आप लोगों को पता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट है, पेपर 1 में आपकी ज्योग्राफी है। तो यहाँ पे आप लोग अगर ज्योग्राफी को कवर करते हो, इन्वायरमेंट को कवर करते हो ना, तो आपकी फर्स्ट सेकेंड थर्ड
ये तीनों पेपर आपकी पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड तो हो ही जाएगी, मैक्सिमम चीज़ आप लोग को यही लेना है। साथ ही यही आप लोग को होता है। साथ ही अगर आपने ज्योग्राफी की ऑप्शनल भी रखी है तो इसमें कहते हैं कि सोने में सुहागा हो गया, यानी कि पेपर 2 की भी काम बन जाती है, पेपर 1 में भी बहुत सारी टॉपिक्स ऐसे ही वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछा जाता है, तो आपका काम ऐसे ही ईजी हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा जितने भी एस्पिरेंट होते हैं ना, वो ज्योग्राफी को एज ए ऑप्शन ज़्यादा ऑप्ट करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम पेपर कवर करे। वैसे तो सारे ऑप्शनल में भी आप देखोगे कि मैक्सिमम पेपर को कवर किया जाता है, बट ये सारे कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिसको कि आप लोग एक दूसरे पेपर में भी यहाँ पे कवर कर सकते हो। तो अब हम लोग बात करेंगे लैंडस्लाइड का। जैसे कि माउंटेन में आप देखते हो कि लैंडस्लाइड होती है, अर्थक्वेक आ गया, तो इससे क्या होता है कि बड़े बड़े पत्थर हो गए या फिर कुछ भी हो गए जो आपके जो है ना गिर के नीचे आ जाते हैं। तो नीचे आ रहे हैं तो नीचे में जितनी भी यहाँ पे आपकी लाइफ चलती है उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर देते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो इससे रिलेटेड देखते हैं कि क्या बातें की जा रही है। यूनियन मिनिस्टर जो हमारे स्टेट के होम अफेयर्स के, वो अभी इनोग्रेट किए हैं फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि लैंडस्लाइड रिस्क रिडक्शंस और रेजिलियंस है दिल्ली में। ये जो कॉन्फ्रेंस है ये ऑर्गेनाइज किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के द्वारा। ये कॉन्फ्रेंस आप देखोगे कि इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। इसका एम यही है कि जो मोस्ट रिसेंट अभी एडवांसेस है लैंडस्लाइड यहाँ पर रिस्क रिडक्शंस को, उस पर डिबेट करना है, उसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करना है। कॉन्टिनेंट वाइज अगर हम लोग देखें तो इस तरीके की प्रॉब्लम से जो है ना मैक्सिमम डैमेज हमारे एशिया में हो रही है, लॉसेस हो रहे हैं लैंडस्लाइड के कारण, और एशियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। साउथ एशियन नेशंस भी वर्स्ट यहाँ पे सफरर है। इवन साउथ एशियन कंट्रीज़ जैसे इंडिया जो है ना इसमें वर्स्ट सफ़र करते हैं लैंडस्लाइड से। लैंडस्लाइड की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंट भी है, वाइड स्प्रेड भी है। एनुअल यहाँ पे लॉस देखने को मिलता है जो कि 10 बिलियंस ऑफ यूएसडी का है। यूएस डॉलर में आप देखोगे तो 10 बिलियंस तक का इससे काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है। प्रॉपर्टी लॉस्ट होती है, इन्वायरमेंटल डैमेज है, वर्क रिपेयर करना, मेंटेनेंस करना डिफेंस मेजर को, तो ये सारी चीज़ों में इतने खर्चे हो जाते हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग देखें तो जो विंडो है इकोनॉमिक लॉस का लैंडस्लाइड के कारण, ये हमारी 1 to 2% जो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि जीएनपी का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हर एक डेवलपिंग कंट्रीज़ में। तो ये भी बताया गया है। ऑब्जेक्टिव क्या है इस तरीके के जो कॉन्फ्रेंस है उसका एम क्या है? सबसे पहले यही है कि जो एडवांसेस है उसको यहाँ पे डिबेट करना है, उसको एक्सप्लोर करना है। इससे क्या होगा ना कि हम लोग समझ पाएंगे कि पहले जितनी भी इस तरीके का लैंडस्लाइड आपका घटना हुआ है तो उससे किस तरीके की डैमेजेस आई है, किस तरीके का प्रॉब्लम आया है, किस तरीके के पब्लिक और प्राइवेट लाइफ में प्रॉब्लम आई है। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पे देखा जाएगा, डिफरेंट अप्रोचेस ली जाएगी जिसमें कि लैंडस्लाइड जो रिस्क रिडक्शंस है, यानी कि लैंडस्लाइड तो होगी क्योंकि अभी भी मैं बोली कि डिजास्टर को कोई नहीं रोक सकता, हम भी नहीं रोक सकते, आप भी नहीं रोक सकते, सरकार क्या चीज़ है कि नहीं, ये तो होना ही है। लेकिन इससे हम लोग को क्या करना है कि खुद को प्रिवेंट करना है, सारी चीज़ों को प्रिवेंट करके चलना है। तो लैंडस्लाइड रिस्क को रिड्यूस करना है, क्योंकि रिस्क तो इसमें है ही बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम लोग को इसको रिड्यूस करना है और रेजिलियंस करना है। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव रखा गया है कि क्या क्या इश्यूज़ है उसको समझना है और समझदारी को बढ़ाना है। साथ ही सॉल्यूशन होना चाहिए गवर्नेंस की तरफ से भी, और एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहिए लैंडस्लाइड रिस्क रिडक्शंस के लिए भी। साथ ही हम लोग को डिस्कस करना है जो भी करेंट प्रैक्टिसेस हो रही है लैंडस्लाइड रिस्क असेसमेंट में, इसको मिटिगेट करना है, मॉनिटर करना है, टेक्नोलॉजीज़ लगानी है, और साथ ही साथ यहाँ पे केस एग्जाम्पल को देखकर यहाँ पे काम करना है। जैसे कि लैंडस्लाइड आप लोग देखते हो कि उत्तराखंड वाले रीजन में बहुत ज़्यादा ये लैंडस्लाइड वाली रीजन देखा जाता, लैंडस्लाइड वाली केसेस देखा जाता है। समटाइम्स जो वहाँ पे 4 धाम है उसको भी रोक दिया जाता है लैंडस्लाइड्स के कारण, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो है अगर वहाँ पे अगल बगल है तो डायरेक्टली उनके ऊपर अगर इस तरीके का भारी पत्थर अगर कुछ गिर जाता है तो उनकी डेथ ऐसे ही हो जाती है। जो नॉर्मल लाइफ अगर चलते रहता है, जिनका घर है उस पहाड़ के नीचे, तो उनकी घर पूरी तहस नहस हो जाती है। जिनका जो भी प्राइवेट पब्लिक बिल्डिंग है वो ख़त्म हो जाते हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है वहीं पर, रोड है, डैम है, पूल है, तो वो पूरी ख़त्म हो जाती है। डैम तो नहीं हो सकता लेकिन कुछ रोड वगैरह है तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा ह्यूज यहाँ पे रिस्क देखने को मिलता है। यहाँ पे इन्वायरमेंटल भी रिस्क होती है, इश्यूज़ देखने को मिला है अर्बनाइजेशन को लेकर, क्योंकि हम लोग जो है ना लोग यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा माइग्रेट भी कर रहे हैं, अर्बनाइज हो रहे हैं। हम लोग जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी को वेस्टर्नाइज हो रहे हैं, वेस्टर्न टेक्नोलॉजीज़ को, वेस्टर्न जो हमारा कस्टम ट्रेडिशन से उसको हम लोग ऑप्ट कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है ना, अर्बनाइजेशन के कारण क्या हो रहा है कि लोग जो है सिटीज़ में ज़्यादा आ रहे हैं। अब सिटीज़ में ज़्यादा आ रहे हैं तो उनके पास रहने की कमी है, वो कहाँ घर बना रहे हैं, तो कहीं भी उनको स्पेस मिल जा रहा है उसमें से वो छोटा घर बना के रह ले रहे हैं। तो इस तरीके से जंगल वाले एरिया में भी वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अर्बनाइजेशन के कारण रहना पड़ रहा है उनको मजबूरी में। तो अर्बनाइजेशन के कारण ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। डेवलपमेंट बहुत हो रहा है, क्लाइमेट चेंज का तो क्या ही कहना, मतलब कि आप कह नहीं सकते हो ना कि कब यहाँ पे लैंडस्लाइड हो जाए, क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि अनयूजुअल है। गर्मी
गर्मी भी टाइम पे नहीं आ रही, कभी भी बहुत ज़्यादा हीट हो जा रहा है, जैसे 2 दिन से आप लोग भी फील कर रहे होंगे नॉर्थ रीजन में अगर रह रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो गई, अचानक से शूटअप हो जाता है टेम्परेचर में। कभी भी बारिश होने लगती है तो रुकने का नाम नहीं, बाढ़ ही ले आए ऐसा बारिश होती है। और चिपचिपी ह्यूमिडिटी का तो क्या ही कहूँ, वो अलग ही लेवल का है। तो ये सारी चीज़ जो है ना, अभी हम लोग कह नहीं सकते कि क्या होने वाला है, तो इसी सारे इश्यूज़ को यहाँ पे एड्रेस करनी है। साथ ही साथ जो एक्सपीरियंस है, यानी कि जो यहाँ पे लैंडस्लाइड रिस्क से होने वाले जो एक्सपीरियंस है वो कौन यहाँ पे बता सकते हैं, जो वहाँ के लोग रहते हैं, जो वहाँ के लोग फील किए हैं, क्योंकि हम लोग तो वही बात बता सकते हैं जो कि इमेजिन कर सकते हैं या फिर हम लोग ने कहीं पढ़ रखा है कि नहीं। लेकिन जो एक्चुअली यहाँ पे लैंडस्लाइड रिस्क के कारण जो लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो वो कम्युनिटी यहाँ पे बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उनके एक्सपीरियंस को हम लोग को शेयर करना है, इन्फॉर्मेशन रिलेट करना है नेशनल और लोकल स्ट्रैटेजीज़ में, कि नेशनल लेवल पे जो आपकी स्ट्रैटेजीज़ बनती है वो अलग ही लेवल की होती है, लेकिन वो ऐसा बनाया जाता है जो कि लोकल लेवल पे वो फिट नहीं हो पाती है, ठीक है। तो लोकल लेवल की जो स्ट्रैटेजीज़ है उसको भी देखना है। साथ ही यहाँ पे स्पेशल फोकस जो दिया जाएगा वो गवर्नेंस के ऊपर दिया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ के ऊपर दिया जाएगा, और जो लैंडस्लाइड रिस्क रिडक्शन और जो रेजिलियंस है इस पर हम लोग को सपोर्ट करना है। कोई भी चीज़ अगर हम लोग को यहाँ पे चाहिए, जैसे टूल्स चाहिए, टेक्निक चाहिए, टेक्नोलॉजीज़ चाहिए, तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल करानी है। और क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट है, डेवलपमेंट से क्या होगा, अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ जो है, ये सारे मुद्दे को यहाँ पे देखते हुए हम लोग को लैंडस्लाइड जो रिस्क रिडक्शन का काम है वो पूरी तरीके से यहाँ पे करना है, ठीक है। तो गाइज़ आज के लिए बस इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे 29। ओके तो 2 डेज़ और बची है, यानी कि एक लेसन और आएगी 29 और 30, तो ये हमारी चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगी PT 365 की ज्योग्राफी की। तो एक लेसन इसकी बची हुई है, साथ ही साथ आपकी 2 लेसन PT 365 की इन्वायरमेंट की बची हुई है, 2-3 लेसन आपकी साइंस एंड टेक की बची हुई है। तो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, बस आपकी बच जाएगी कौन सी, तो गवर्नमेंट स्कीम्स की। और हाँ, कल्चर और सोशल इशूज़, तो कल्चर की एक लेसन आ चुकी है, सोशल इशूज़ भी मैं जल्दी से स्टार्ट करूँगी। पहले ये तीनों मैं कवर कर देती हूँ, आपकी यहाँ पे ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट में कवर कर देती हूँ। उसके बाद हमारा जो रह जाएगा वो आपकी सोशल इश्यूज़ और जो करंट आपकी जो आर्ट एंड कल्चर है, क्योंकि ये दोनों बहुत छोटी है, 4-5 लेसन में ही ये निपट लेगी, ठीक है। बच जाएगा आपका जो है गवर्नमेंट स्कीम्स, जो कि आपका चालू रहेगा, कैरी ऑन रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्कीम्स है और आपको सारे स्कीम्स को रिवाइज करना भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसकी लेसन्स आपकी कंटिन्यूस आती रहेगी। ये सब मैं यहाँ पे जल्दी से आपकी कंप्लीट करा देती हूँ और जून मंथ में आपकी सारी PT 365 कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है। उसके बाद आप लोग के पास एम्पल टाइम होगा कि आप लोग आराम से रिवीजन करो, फिर मंथली मैगजीन पे भी फोकस करना। तो चलिए आज के लिए बस इतने ही। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशंस है तो कमेंट कीजिएगा एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। काफ़ी प्लेलिस्ट में आकर आप लोग देख सकते हो कि मैं मंथली धीरे धीरे ओपन कर रही हूँ, जो भी मुझे हाइड करना पड़ा था तो मैं ओपन कर रही हूँ। तो वो सारी भी लेसन्स अगर आप लोग को रिवीजन करनी है, देखनी है, तो आप लोग ज़रूर देख सकते हो। सो आज के लिए बस इतनी ही। थैंक यू।